तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉन पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कई मूवीज़ एक तरह से 2024 में देखने को मिलेगी, उसी बीच ये ज़बरदस्त मूवी हमें 2024 में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इसकी एक तरह से बात की जाए तो ये पिछला जो पार्ट है तकरीबन 2021 में देखने को मिला था, जो कि एक तरह से डॉन एक तरह से जिसका टाइटल रखा गया था। दोस्तों आज इसके दूसरे पार्ट के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे और इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं। ड्यून पार्ट 2 एक आगामी 2024 अमेरिकी महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जो डेनिस विलेन्यूवे द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने जॉन स्पैहेट्स के साथ पटकथा लिखी है। ड्यून 2021 की अगली कड़ी ये फ्रैंक हर्बर्ट के 1965 के उपन्यास ड्यून के 2 भाग के रूपांतरण का दूसरा भाग है और पॉल एटराइड्स का अनुसरण करता है, क्योंकि वह हाउस हरकोनेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए रेगिस्तानी ग्रह अराकिस के फ्रीमैन लोगों के साथ एकजुट होता है। टिमोथी चालमैट, जेंडाया, रिबेका फर्ग्यूसन, जोश ब्रोलिन, डेव बॉटिस्टा, स्टैलन स्कर, असगार्ड, चार्लोट रैम्पलिंग और जेवियर बार्डेम ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, जिसमें ऑस्टिन बटलर, फ्लोरेंस पुग, क्रिस्टोफर वॉकेन और लिया सेडुंग्स कलाकारों की टोली में शामिल हुए। लेजेंडरी एंटरटेनमेंट द्वारा 2016 में ड्यून के लिए फिल्म और टेलीविजन अधिकार हासिल करने के बाद विकास शुरू हुआ। उपन्यास की जटिलता के कारण इसका 2 भाग का रूपांतरण बनाने के इरादे से विलेन्यूवे ने 2017 में फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में हस्ताक्षर किए। उत्पादन अनुबंध केवल पहली फिल्म के लिए सुरक्षित किए गए थे, दूसरी फिल्म को पहली की सफलता के आधार पर हरी झंडी दी जानी थी। हालांकि पहली फिल्म के नाटकीय और HBO मैक्स पर एक साथ रिलीज होने के बाद विलेन्यूवे सीक्वल की निश्चितता को लेकर चिंतित थे। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर HBO मैक्स पर अच्छा प्रदर्शन हुआ तो सीक्वल बनेगा। पहली फिल्म की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के बाद वार्नर ब्रदर्स और लेजेंडरी एंटरटेनमेंट ने अक्टूबर 2021 में फिल्म को हरी झंडी दे दी। पुग, बटलर, वॉकेन, सेडोंग्स और याकूब सहित नए कलाकारों की घोषणा 2022 में की गई। इसके बाद टिम ब्लेक नेल्सन की घोषणा की गई। एक वर्ष बाद मुख्य फोटोग्राफी जुलाई और दिसंबर 2022 के बीच बुडापेस्ट, इटली और अबू धाबी में हुई। ड्यून पार्ट 2 1 मार्च 2024 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज होने के लिए तैयार है। अमेरिकी महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जो डेनिस विलेन्यूवे द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने जॉन स्पैहेट्स और एरिक रोथ के साथ पटकथा लिखी है। ये फ्रैंक हर्बर्ट की ड्यून फ्रेंचाइजी के इसी नाम के 1965 के उपन्यास का पहला 2 भाग वाला रूपांतरण है। दूर के भविष्य पर आधारित ये फिल्म पॉल एटराइड्स का अनुसरण करती है, क्योंकि उनका परिवार कुलीन हाउस एटराइड्स घातक और दुर्गम रेगिस्तानी ग्रह अराकिस के लिए युद्ध में शामिल है। कलाकारों की टोली में टिमोथी चालमैट, रिबेका फर्ग्यूसन, ऑस्कर इसाक, जोश ब्रोलिन, टैलन स्कार्सगर्ड, डेव बॉटिस्टा, स्टीफन मैकिनले हेंडरसन, जेंडाया, चांग चेन, शेरोन डंकन ब्रूस्टर, चार्लोट रैम्पलिंग, जेसन मोमोआ और जेवियर बार्डेम शामिल हैं। ये फिल्म डेविड लिंच की 1984 की फिल्म और जॉन हैरिस की 2000 की टेलीविजन लघु श्रृंखला के बाद ड्यून का तीसरा रूपांतरण है। पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा एक नए रूपांतरण का निर्माण करने के असफल प्रयास के बाद लेजेंडरी एंटरटेनमेंट ने 2016 में ड्यून फिल्म और टेलीविजन अधिकार हासिल कर लिए, जिसमें विलेन्यूवे ने फरवरी 2017 में निर्देशक के रूप में हस्ताक्षर किए। उत्पादन अनुबंध केवल पहली फिल्म के लिए सुरक्षित किए गए थे, जो पहले की सफलता पर निर्भर था। एक सीक्वल का निर्माण किया जाएगा। प्रमुख फोटोग्राफी मार्च से जुलाई 2019 तक बुडापेस्ट, जॉर्डन, नॉर्वे और अबू धाबी सहित स्थानों पर हुई। ड्यून को 2020 के अंत में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रिलीज से पहले फिल्म का प्रीमियर 3 सितंबर 2021 को 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। इसके बाद इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और 22 अक्टूबर को HBO मैक्स पर स्ट्रीमिंग की गई।
ड्यून बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $165 मिलियन के बजट पर $402 मिलियन की कमाई की। विलेन्युवे के निर्देशन और पटकथा, दृश्य प्रभाव, महत्वाकांक पोशाक डिजाइन, हंस जिमर के संगीत स्कोर, सिनेमेटोग्राफी और स्रोत सामग्री के प्रति वफादारी के लिए प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों और दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जीते और कई अन्य प्रशंसाएं प्राप्त करने के अलावा इसे सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित 4 अन्य श्रेणियों में नामांकित किया गया। एक सीक्वल, ड्यून पार्ट 2, 1 मार्च 2024 को रिलीज के लिए तैयार है। कथानक। दूर के भविष्य में कैलाडन ग्रह के शासक ड्यूक लेटो एटराइड्स को पदीशाह सम्राट शद्दाम चतुर्थ द्वारा बैरन व्लादिमीर हरकोनेन के स्थान पर अराकिस के जागीरदार के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक कठोर रेगिस्तानी ग्रह और मसाले का एकमात्र स्रोत है, जो एक मूल्यवान मनोदैहिक पदार्थ है जो उन्नत जीवन शक्ति और जागरूकता प्रदान करता है। स्पाइस अंतरतारकीय यात्रा की कुंजी है, जो स्पेसिंग गिल्ड नेविगेटर को तुरंत और सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष पार करने के लिए स्टारशिप का मार्गदर्शन करने की क्षमता देता है। श्रद्धा। माँ ने हाउस एटराइड्स को नष्ट करने के लिए अपने सरदाउका सैनिकों द्वारा गुप्त रूप से सहायता प्राप्त अराकिस को वापस लेने के लिए हाउस हरकोनेन के लिए साजिश रची। लेटो को सम्राट पर संदेह है, लेकिन अराकिस को नियंत्रित करने और अपने रहस्यमय मूल निवासियों फ्रीमैन के साथ गठबंधन बनाने की शक्ति के खिलाफ जोखिम का आकलन करता है। लेटो की पत्नी लेडी जेसिका बेने गेसरिट की एक अनुचर है, एक विशेष बहन जिसके सदस्यों के पास उन्नत शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हैं। अपने सदियों लंबे प्रजनन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उन्होंने उसे एक बेटी को जन्म देने का निर्देश दिया, जिसका बेटा क्विज़ेट्स हेडेराच एक बेने गेसरिट और मानवता को बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक दूरदर्शिता के साथ मसीहाई सुपर बीइंग बनेगा। उसने अवज्ञा की और एक बेटे पॉल को जन्म दिया, जिसे लेटो के सहयोगियों डंकन इडाहो, गुर्नी हेलेक, सुक डॉक्टर वेलिंगटन यूह और मैंटेट थुफिर हवत ने प्रशिक्षित किया है। जेसिका उसे बेने गेसरिट अनुशासन सिखाती है। पॉल जेसिका और डंकन को भविष्य के बारे में अपने परेशान करने वाले सपने बताता है। रेवरेंड मदर और इंपीरियल सत्यवक्ता गयूस हेलेन मोहियम कैलाडन का दौरा करती हैं और उनकी मानवता और आवेग नियंत्रण का आकलन करने के लिए उन्हें मृत्यु विकल्प गोम जब्बार परीक्षण से गुजरती हैं, जिसे वह पास कर लेते हैं। गिदी प्राइम पर एक गुप्त बैठक में मोहियम ने बैरन हरकोनेन से अपने तख्तापलट में पॉल और जेसिका को छोड़ने पर जोर दिया, जिस पर वह स्पष्ट रूप से सहमत हो गया। हाउस एटराइड्स अराकिस के गढ़ अराकिन में पहुंचता है। डंकन की अग्रिम पार्टी ने फ्रीमैन से संपर्क बनाया है। मूल निवासी पॉल और जेसिका का सम्मान करते हैं, जिसके बारे में जेसिका बताती हैं कि यह सदियों पहले अराकिस पर बेने गेसरिट के विश्वास के कारण है। लेटो फ्रीमैन सरदार स्टिल्गर के साथ बातचीत करता है और परिवर्तन के शाही न्यायाधीश डॉक्टर काइंस, एक गृहविज्ञानी जो फ्रीमैन के बीच रहता है, से मिलता है। काइंस ने उन्हें मसाला कटाई के खतरों और रेगिस्तान के नीचे यात्रा करने वाले विशाल रेत के कीड़ों के बारे में जानकारी दी और सुरक्षात्मक होलिज़मैन ढालों के उपयोग को मूर्खतापूर्ण बना दिया। एक उड़ान के दौरान वे नाटकीय रूप से एक फंसे हुए मसाला कटाई करने वाले दल को रेत के कीड़ों से बचाते हैं। मसाले के संपर्क में आने से पॉल को तीव्र पूर्वाभास होने लगता है। एक शिकारी की सहायता से पॉल की हत्या करने का प्रयास विफल हो जाता है। यूएह ने एटराइड्स को धोखा दिया और अराकिन की ढालों को निष्क्रिय कर दिया, जिससे हरकोनेंस और सरदोक को आक्रमण करने की अनुमति मिल गई। वह लेटो को अक्षम कर देता है, उसे अपनी पत्नी, जो बैरन की कैदी है, से बदलने की योजना बना रहा है। यूह ने लेटो के एक दांत को एक जहरीली गैस कैप्सूल से बदल दिया, जिसके साथ ड्यूक बैरन की हत्या कर सकता है। बैरन के डबल क्रॉस करने और यूएह की हत्या करने के बाद लेटो ने गैस छोड़ दी, जिससे खुद को और बैरन के मेंट पीटर डी व्रीज की मौत हो गई, लेकिन बैरन बच गया।
हालांकि बैरन ने पॉल और जेसिका को मरने के लिए रेगिस्तान में गहरे तक गिराने की व्यवस्था की है, दयालु यूह ने उन्हें स्टिल सूट और अन्य जीवित रहने की आपूर्ति के साथ छोड़ दिया है। जेसिका अपने बंधकों पर काबू पाने और उन्हें मारने के लिए द वॉइस नामक बेने गेसेरिट तकनीक का उपयोग करती है। पॉल और जेसिका रात भर रेगिस्तान में यात्रा करते हैं, जहां मसाले से घिरे पॉल को उसके नाम पर ब्रह्मांड में लड़े गए खूनी पवित्र युद्ध के दर्शन होते हैं। बैरन हरकोनेन ने विजित अराकिस की कमान अपने भतीजे रब्बान को दी और उसे आक्रमण की लागत वसूलने के लिए मसाला उत्पादन फिर से शुरू करने का आदेश दिया। पॉल और जेसिका को डंकन और काइन्स ने ढूंढ लिया और पॉल ने सम्राट के विश्वासघात की खबर से उत्पन्न होने वाले गृहयुद्ध को रोकने के लिए शाद्दाम की बेटियों में से एक से शादी करने की अपनी योजना का खुलासा किया। वे सरदौका द्वारा पाए जाते हैं, लेकिन पॉल और जेसिका को भागने में सक्षम बनाने के लिए डंकन ने खुद को बलिदान कर दिया। सरदौका द्वारा काइन्स को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है, लेकिन वह एक रेत के कीड़े को बुलाता है जो उन सभी को खा जाता है। गहरे रेगिस्तान में पॉल और जेसिका का सामना स्टिल्गर जनजाति से होता है, जिसमें चानी भी शामिल है, जो पॉल के सपनों की लड़की थी। फ्रीमैन योद्धा जैमिस ने स्टिल्गर की उनके प्रति नरमी का विरोध किया और पॉल को मौत के अनुष्ठानिक द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी, जिसे पॉल जीत गया। जेसिका की इच्छा के विरुद्ध पॉल अराकिस में शांति लाने के अपने पिता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए फ्रीमैन में शामिल हो गया। कास्ट करें। पॉल एटराइड्स के रूप में टिमोथी चालमैट, हाउस एटराइड्स के ड्यूकल उत्तराधिकारी 4-5। लेडी जेसिका के रूप में रेबेका फर्ग्यूसन, पॉल की बेने गेसेरिट माँ और लेटो की पत्नी 4। ड्यूक लेटो एटराइड्स, पॉल के पिता और हाउस एटराइड्स के नेता के रूप में ऑस्कर इसाक 4। गर्नी हेलेक के रूप में जोश ब्रोलिन, हाउस एटराइड्स के हथियार मास्टर और पॉल के गुरुओं में से एक 4। बैरन व्लादिमीर हरकोनेन के रूप में स्टैलन स्कार्सगर्ड, हाउस हरकोनेन के नेता, हाउस एटराइड्स के दुश्मन और अराकिस के पूर्व प्रबंधक 4। ग्लोसू रब्बन के रूप में डेव बॉतिस्ता, बैरन हरकोनेन के भतीजे 4। डॉक्टर लिट काइन्स के रूप में शेरोन डंकन ब्रूस्टर, इंपीरियल पारिस्थितिकी विज्ञानी और अराकिस पर परिवर्तन के न्यायाधीश 4। स्टीफन मैकिनले हेंडरसन, थुफिर हावत के रूप में हाउस एटराइड्स के सदस्य 4। चानी के रूप में जेंडिया, एक रहस्यमय युवा फ्रीमैन महिला जो पॉल के सपनों में दिखाई देती है 4। डॉक्टर वेलिंगटन योए के रूप में चांग चैन, हाउस एटराइड्स में कार्यरत एक सुख डॉक्टर 4। रेवरेंड मदर मोहियम के रूप में चार्लोट रैम्पलिंग, सम्राट की बेने गेसेरिट सत्यवक्ता 4। डंकन इडाहो के रूप में जेसन मोमोआ, हाउस एटराइड्स के तलवारबाज और पॉल के गुरुओं में से एक 4। स्टिल्गर के रूप में जेवियर बाडेम, सीच टाबर में फ्रीमैन जनजाति के नेता 4। डेविड डेस्टमाल्चियन पीटर डी व्रीज के रूप में हाउस हरकोनेन के मैंट 4। जैमिस के रूप में बाब्स ओलुसान मोकुन, सीएच टैबर का एक फ्रीमैन। शेडआउट मैप्स के रूप में गोल्डा रोशुवल, हाउस एटराइड्स के लिए हाउसकीपर के रूप में काम करने वाला एक फ्रीमैन। लेफ्टिनेंट लैनविले के रूप में रोजर युआन, गुर्नी हालेक के दूसरे इन कमांड। इसके अलावा सहायक कलाकारों के सदस्यों में शामिल हैं बदलाव के अग्रदूत के रूप में बेंजामिन क्लेमेंटाइन, कैलादान में शाही प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख। मैरियन फेथफुल, जीन गिल्पिन और एलेन डबिन ने पैट्रिक बेने गेसेरिट को आवाज़ दी है, जिनकी आवाज़ पॉल ने अपने दर्शन में सुनी है। 4. फिल्म के संपादक जो वॉकर, पॉल की फिल्म बुक्स के लिए कथन प्रदान करते हैं। 6. उत्पादन पृष्ठभूमि। ये भी देखें ड्यून, उपन्यास, अनुकूलन और ड्यून, फ्रैंचाइजी। 1965 में प्रकाशन के तुरंत बाद ड्यून को संभावित फिल्म संभावनाओं के लिए पहचाना गया था और उपन्यास को फिल्म में रूपांतरित करने का अधिकार 1971 से कई निर्माताओं के पास है। पुस्तक के आधार पर रूपांतरण बनाने के प्रयासों को इसकी वजह से अफिल्म योग्य माना गया था। सामग्री की व्यापकता।
7-8-9 प्रशंसकों के बीच पुस्तक की स्थिति का मतलब था कि मजबूत औचित्य के बिना विचलन संभावित रूप से फिल्म की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। 10. एलेजांद्रो जोडोरोव्स्की ने 1970 के दशक में पुस्तक का 14 घंटे का रूपांतरण बनाने के अधिकार हासिल कर लिए, लेकिन परियोजना अंततः पर्याप्त धनराशि सुरक्षित करने में विफल रही। यह विकास प्रयास डॉक्यूमेंट्री फिल्म जोडोरोव्स्कीज ड्यून 2013 का विषय बन गया। 11. डेविड लिंच की ड्यून 1984 में राफेला डी लॉरेंटिस द्वारा निर्मित 3 घंटे की फिल्म के रूप में बनाई गई थी, लेकिन इसे घटाकर 137 मिनट कर दिया गया। इसे खराब तरीके से स्वीकार किया गया और लिंच ने स्वयं ही इसे अस्वीकार कर दिया। 10121314 996 में निर्माता रिचर्ड पी. रुबिनस्टीन ने उपन्यास के अधिकार हासिल कर लिए। रुबिनस्टीन द्वारा निर्मित और जॉन हैरिस द्वारा निर्देशित एक लाइव एक्शन लघु श्रृंखला फ्रैंक हर्बर्ट्स ड्यून 2000 में साइंस फाई चैनल पर प्रसारित हुई। यह एक हिट रेटिंग थी और आमतौर पर लिंच की फिल्म की तुलना में इसे बेहतर प्रतिक्रिया मिली थी। कुछ समीक्षकों ने लघु श्रृंखला की इस बात के लिए आलोचना की कि उसमें फीचर फिल्म निर्माण के लिए पर्याप्त तमाशा नहीं था, साथ ही पुस्तक के प्रति बहुत अधिक वफादार रहने और प्रदर्शन द्वारा उसे नीचे खींचे जाने के लिए भी। 15-16 द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हैरी पॉटर की फिल्म श्रृंखला के रूपांतरणों की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के बाद ड्यून का एक सफल रूपांतरण बनाने की संभावनाएं बेहतर हुईं, जिनमें से दोनों ने अधिकांश कार्यों के प्रमुख पात्रों और कथानकों को बनाए रखा। सीमित संचालन समय का प्रबंधन। 10-2008 में पैरामाउंट पिक्चर्स ने एक रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए पीटर बर्ग को काम पर रखा। 17 बर्ग ने अक्टूबर 2009 में परियोजना छोड़ दी। 18 निर्देशक पियरे मोरेल को जनवरी 2010 में काम पर रखा गया। 19 पैरामाउंट ने बाद में मार्च 2011 में परियोजना रद्द कर दी क्योंकि वे महत्वपूर्ण समझौतों पर नहीं पहुंच सके और उनके अधिकार वापस ले लिए गए। रुबिनस्टीन 2021 विकास। डेनिस विलेन्यूवे ने कहा कि ड्यून को अपनाना एक आजीवन महत्वाकांक्षा थी। उन्हें फरवरी 2017 में निर्देशन के लिए नियुक्त किया गया था। 2011 में लीजेंडरी एंटरटेनमेंट के लिए विश्वव्यापी प्रोडक्शन की उपाध्यक्ष मैरी पेरेंट और उनके निर्माता साथी काइले बॉयटर ड्यून के लिए अनुकूलन अधिकार हासिल करने में कामयाब रहे। 22 आखिरकार लेजेंडरी ने नवंबर 2016 में ड्यून के लिए फिल्म और टीवी अधिकार हासिल कर लिए। 23-24 वैरायटी ने दिसंबर 2016 में रिपोर्ट दी कि डेनिस विलेन्यूवे फिल्म का निर्देशन करने के लिए स्टूडियो के साथ बातचीत कर रहे थे। 25 विलेन्यूवे ने सितंबर 2016 में इस परियोजना में अपनी रुचि व्यक्त करते हुए कहा था कि मेरा एक पुराना सपना ड्यून को अनुकूलित करना है, लेकिन अधिकार प्राप्त करना एक लंबी प्रक्रिया है और मुझे नहीं लगता कि मैं सफल हो पाऊंगा। 26 ड्यून फिल्म निर्देशित करने के उनके उत्साह ने पेरेंट का सम्मान अर्जित किया। माता पिता ने विलेन्यूवे को बुलाया और विलेन्यूवे द्वारा फिल्म के बारे में अपने दृष्टिकोण के बारे में बताने के बाद उन्हें तुरंत काम पर रख लिया। उन्होंने अपनी अन्य फिल्में जैसे कि अराइवल 2016 और ब्लेड रनर 2049 पहले पूरी करने का फैसला किया, क्योंकि वह फिल्म को विकसित करने और इसे स्वयं लिखने के लिए अधिक समय देना चाहते थे। साइंस फिक्शन फिल्मों के निर्देशन की पृष्ठभूमि के कारण उन्हें ये भी महसूस हुआ कि दून मेरी दुनिया है। 22-27 विलेन्यूवे ने अराइवल के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन अर्जित करने के लगभग एक सप्ताह बाद जनवरी 2017 तक फिल्म का निर्देशन करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। 28 फरवरी तक विलेन्यूवे को आधिकारिक तौर पर फिल्म का निर्देशन करने की पुष्टि हो गई थी। 29 अराइवल और ब्लेड रनर 2049 पर विलेन्यूवे के कुछ पिछले सहयोगी ड्यून के लिए लौट आए, जिनमें फिल्म संपादक जो वॉकर, 30 प्रोडक्शन डिजाइनर पैट्रिस वर्मैट, दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक पॉल लैम्बर्ट, ध्वनि डिजाइनर और संपादक थियो ग्रीन, ध्वनि संपादक मार्क मैंगिनी 31 शामिल हैं और विशेष प्रभाव पर्यवेक्षक गर्ड नेफ्जर।
32 अन्य पिछले सहयोगियों को ड्यून पर काम करना था, लेकिन उत्पादन शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए, जिसमें दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक जॉन नेल्सन 33 और सिनेमेटोग्राफर रोजर डिकिंस शामिल थे, जिन्हें दिसंबर 2018 में ग्रेग फ्रेजर के साथ बदल दिया गया था। 34 ड्यून का निर्माण विलेन्यूवे, पेरेंट और काइल बॉयटर द्वारा किया गया था, जिसमें तान्या लापोइंटे, ब्रायन हर्बर्ट, बायन मैरिट, किम हर्बर्ट, थॉमस टुल, जॉन स्पैहेट्स, रिचर्ड पी. रुबिनस्टीन, जॉन हैरिस और हर्बर्ट डब्ल्यू. गेन कार्यकारी के रूप में कार्यरत थे। निर्माता और केविन जे एंडरसन रचनात्मक सलाहकार के रूप में। 35-36 गेम ऑफ थ्रोन्स के भाषा निर्माता डेविड जे. पीटरसन को अप्रैल 2019 में फिल्म के लिए भाषाएं विकसित करने की पुष्टि की गई थी। 37 लेखन। मार्च 2018 में विलेन्यूवे ने कहा कि उनका लक्ष्य उपन्यास को 2 भाग वाली फिल्म श्रृंखला में रूपांतरित करना था। 38 उन्होंने वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के साथ 2 फिल्मों का सौदा हासिल किया, ठीक उसी शैली में जैसे 2017 और 2019 में स्टीफन किंग के इट के 2 भाग रूपांतरण के लिए। उन्होंने 2 फिल्में बनाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि उपन्यास एक के लिए बहुत बड़ा और जटिल था। 39 बाद के सौदों ने पहली फिल्म का निर्माण सुनिश्चित कर दिया और दूसरी फिल्म का निर्माण शुरू करने के लिए नए उत्पादन सौदे किए गए। तो ये जो मूवी है हमें 1 मार्च 2024 को देखने को मिलेगी और 165 मिनट एक जैसे टोटल इसकी लेंथ रहने वाली है और वन्नस ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा इसे रिलीज़ किया जाएगा। तो इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में रिलीज़ किया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में भी, और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में डब कर रिलीज़ किया जाएगा। OTT राइट अभी कोई फिक्स नहीं हुआ है, आगे चलकर मैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देता हूँ। कास्टिंग निर्देशक फ्रांसिन मैस्लर ने विलेन्यूवे के लिए अभिनेताओं के 30-50 से अधिक ऑडिशन टेप संकलित किए थे ताकि माध्यमिक भूमिकाओं के चयन के बारे में निर्णय लिया जा सके। 61 विलेन्यूवे से एक फ़ोन कॉल के बाद डेव बॉटिस्टा को ग्लोसू रब्बन की भूमिका की पेशकश की गई थी। वह विलेन्यूवे के कट्टर प्रशंसक थे और उनसे संपर्क करना चाहते थे, लेकिन जब विलेन्यूवे ने पहली बार उनसे संपर्क किया तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्हें ये भूमिका मिलने पर गर्व हुआ। भूमिका स्वीकार करने के बाद उन्होंने बाद में टिप्पणी की, इस तरह के क्षणों से वास्तव में पता चलता है कि एक अभिनेता के रूप में मैं कितना आगे आ गया हूँ। 62 विलेन्यूवे चाहते थे कि स्टेलन स्कार्सगर्ड बैरन व्लादिमीर हरकोनेन का किरदार निभाएं क्योंकि उन्हें स्कार्सगर्ड डराने वाला लगता था, और गयूस हेलेन मोहियम का किरदार निभाने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चार्लोट रैम्पलिंग से संपर्क किया, जिन्होंने विलेन्यूवे के काम का आनंद लेते हुए इसे स्वीकार कर लिया। रैम्पलिन को पहले जोडोरवस्की के नियोजित रूपांतरण में लेडी जेसिका की भूमिका निभाने का मौका मिला था। 63 जब ऑस्कर इसाक ने सुना कि फिल्म पर काम चल रहा है तो उन्होंने विलेन्यूवे से संपर्क किया और उनसे कहा कि वह इसमें अभिनय करना चाहते हैं। बाद में विलेन्यूवे ने उन्हें ड्यूक लेटो के रूप में कास्ट करने का फैसला किया। इसहाक ने टिप्पणी की कि यह भूमिका शारीरिक रूप से उनके अनुकूल थी। यूफोरिया से पहले ज़ेंडिया ने 5 अन्य अभिनेत्रियों के साथ चानी की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि चालमैट के साथ उनकी केमिस्ट्री सबसे अच्छी मानी गई थी। 61 ज़ेंडिया ने पहले प्रिजनर्स देखी थी और उसका आनंद लिया था और उसके साथ काम करने के लिए उत्साहित थी। 28 बॉटिस्टा, 64 स्कार्सगर्ड, 65 रैम्पलिंग, 66 इसहाक, 67 और ज़ेंडाया सभी जनवरी 2019 में कलाकारों में शामिल हुए। 68 अगले महीने में जेवियर बार्डेम, 69 जोश ब्रोलिन, 70 जेसन मोमोआ, 71 और डेविड डेस्टमाल्चियन को क्रमशः स्टिल्गर, गुर्नी हेलिक, डंकन इडाहो और पीटर डी व्रीस के रूप में चुना गया। 72 विलेन्यूवे ने सीधे बार्डेम को बुलाया और उन्हें भूमिका की पेशकश की, जो हैरान थे क्योंकि वह स्टिल्गर का किरदार निभाना चाहते थे। उन्होंने इसकी तुलना द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में अरागोन के प्रति अपने व्यक्तिगत प्रेम से की। इस बीच ब्रोलिन ने मनोरंजक टिप्पणी की कि उन्होंने भूमिका स्वीकार करने से पहले स्क्रिप्ट पढ़ने का नाटक किया था, जबकि मोमोआ ने कहा कि जब वह एक पहाड़ से नीचे स्नोबोर्डिंग कर रहे थे तो उन्हें कास्टिंग कॉल आया था।
बाद में उन्होंने अपनी संलिप्तता की पुष्टि के लिए स्काइप कॉल पर विलेन्यूवे से संपर्क किया। 56 डेस्टमल्चियन की कास्टिंग ब्रोलिन और मोमोआ के समान थी, क्योंकि जब वह लॉस एंजल्स में अपने घर में थे तब उन्हें एक कॉल आया था और विलेन्यूवे में उनके आत्मविश्वास के कारण स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही उन्होंने भूमिका स्वीकार कर ली थी। 73 स्टीफन मैककिनले हेंडरसन मार्च में शामिल हुए, 36 चांग चेन के साथ बातचीत शुरू हुई। 3674 न्यूयॉर्क थिएटर में हेंडरसन के काम की प्रशंसा करने के बाद मैस्लर ने उन्हें कास्ट करने का फैसला किया और डॉक्टर यूह की भूमिका के लिए दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली चीनी अभिनेताओं की एक सूची तैयार की। स्टूडियो को चेन से संपर्क करने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उन्होंने अंततः चीन में उसके प्रबंधक से संपर्क किया। बाद में चेन ने फिल्म में डॉक्टर यूह के रूप में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। बेंजामिन क्लेमेंटाइन को परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में चुनने का निर्णय मैस्लर द्वारा टिनी डेस्क कॉन्सर्ट में उनके प्रदर्शन का आनंद लेने के बाद हुआ। 61 जुलाई 2019 में ये बताया गया कि फिल्म में इस भूमिका के लिए शेरोन डंकन ब्रूस्टर को कास्ट करके लिट काइन्स के चरित्र का लिंग परिवर्तन किया जाएगा। 75 डंकन ब्रूस्टर ने इस भूमिका के लिए लंदन में जिना जे के माध्यम से ऑडिशन दिया था, जो उस समय मैस्लर के साथ काम करने वाली एक कास्टिंग डायरेक्टर थी। उन्होंने कहा था कि उनमें बुद्धि, शक्ति और आंतरिक शक्ति झलकती है। बाद में मैस्लर ने संभावित कलाकारों के लिए एक शॉर्टलिस्ट प्रस्तुत की, जिसमें विलेन्यूवे ने डंकन ब्रूस्टर का चयन किया। 61 उनकी कास्टिंग की पुष्टि अप्रैल 2020 में की गई थी। 39 काइन्स के लिंग को बदलने का विचार जॉन स्पेहेट्स ने सुझाया था, जिसे विलेन्यूवे ने तुरंत स्वीकार कर लिया। 52 डंकन ब्रूस्टर के अनुसार विलेन्यूवे ने महसूस किया कि पुस्तक से चरित्र के सार को पकड़ना आवश्यक था, लेकिन अन्य सभी पहलुओं के अनुरूप रहना आवश्यक नहीं था, और इस तरह इस बदलाव का विकल्प चुना। 40 डिज़ाइन, सेट और प्रॉप्स। फिल्म के लिए सेट डिज़ाइन प्रोडक्शन डिजाइनर पेट्रस वर्मैट द्वारा किया गया था। 76 वर्मैट ने कहा कि ड्यून के लिए सेट डिज़ाइन को दर्शकों को असाधारण तत्वों पर विश्वास करने में मदद करने के लिए कहानी को यथार्थवादी सेटिंग्स में ढालने की आवश्यकता द्वारा निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने न्यूनतम सेट एक्सटेंशन और बिना किसी ग्रीन स्क्रीन का उपयोग करते हुए सेट को यथासंभव यथार्थवादी और व्यापक बनाने की कोशिश की। 2277 किसी भी सेट या दृश्य प्रभाव के निर्माण से पहले विलेन्यूवे और उनके स्टोरीबोर्ड कलाकार और बाद में अवधारणा कलाकार डीक फेरेंट सहित विशिष्ट लोगों के एक समूह ने फिल्म के लिए दृश्य भाषा को परिभाषित करने के लिए मिलकर काम किया। वर्मैट ने सेट डिज़ाइन के विकास का मार्गदर्शन करने और इसे पूरी फिल्म में उपयोग किए गए दृश्य प्रभाव डिज़ाइन के अनुरूप रखने के लिए एक विजुअल बाइबल बनाई और अंततः बाद में दुनिया को एक्सट्रपलेशन करने के लिए बोर्ड पर आया। उन्होंने उपन्यास को दोबारा भी पढ़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि पुस्तक बहुत सारे सुराग या संकेत देती है जो आपको चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए नेविगेट करने में मदद करेगी, लेकिन ये काफ़ी निरर्थक है। उन्होंने कहा कि वो उपन्यास के बारे में विलेन्यूवे की मूल दृष्टि का समर्थन करना चाहते थे। जब उन्होंने इसे एक युवा किशोर के रूप में पढ़ा और हर्बर्ट के मूल उपन्यास के आधार पर डिज़ाइन तैयार किया। फिल्म की दृश्य भाषा के लिए टीम के शुरुआती मूड बोर्ड में विभिन्न प्रकार की छवियां शामिल थीं, जिनमें मेसोपोटामिया की जिग्गुराट वास्तुकला, मिस्र के संदर्भ, द्वितीय विश्व युद्ध के बंकर, ब्राज़ील और सोवियत संघ की क्रूरतावादी वास्तुकला, सुपर स्टूडियो द्वारा परिकल्पित मेगा स्ट्रक्चर, संगमरमर की खदानें शामिल थीं, बिजली बांध और पहाड़ों पर कब्जा करने वाले ग्लेशियरों की कल्पना। 22777879 ऑर्निथोप्टर्स के डिज़ाइन की कल्पना विलेन्यूवे और स्टोरीबोर्ड कलाकार सैम हुडिकी ने की थी। विलेन्यूवे चाहते थे कि ऑर्निथोप्टर मस्कुलर हो, वो चाहते थे कि यह ड्रैगनफ्लाई और हेलीकॉप्टर जैसा दिखे, लेकिन यथार्थवादी भी दिखे, जैसे कि प्रकृति, गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी के नियमों का पालन करना। ये ड्यून दुनिया के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक और एनालॉग होने की उनकी समग्र धारणा के साथ फिट बैठता है।
वह चाहते थे कि उनकी टीम कॉकपिट को इस तरह से डिजाइन करे ताकि अभिनेताओं को हमेशा परिदृश्य के साथ दृश्य संपर्क में रहने की अनुमति मिल सके। 48 और 75 फीट लंबे 2 फंक्शन ऑर्निथॉप्टर मॉडल लंदन के प्रॉपमेकर्स द्वारा फिल्मांकन के लिए बनाए गए थे, जिनमें संचालन योग्य दरवाजे और आंतरिक कॉकपिट क्षेत्र थे। उनका वजन 11 टन से अधिक था और उन्हें हंगरी और जॉर्डन में फिल्मांकन स्थानों तक ले जाने के लिए एक एंटोनोव कार्गो विमान की आवश्यकता थी। फिल्मांकन में उपयोग किए गए एक ऑर्निथॉप्टर, जिसका उपनाम द बकेट था, में अनुकूलन योग्य टुकड़े थे जो अधिक स्थान की अनुमति देते थे। मॉडलों को उड़ाने के लिए क्रेन का उपयोग किया गया था, जैसे कि एक दृश्य के दौरान जिसमें पॉल और गुर्नी एक रेत के कीड़े को मसाला काटने वाली मशीन को खाते हुए देखते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि फिल्मांकन के लिए ऑर्निथॉप्टर का उपयोग करना मुश्किल था, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें स्थिति में देखना काफी फायदेमंद था। 80-81 हंगरी के बुडापेस्ट में ओरिगो फिल्म स्टूडियो के साउंड स्टेज और बैकलॉट पर कई व्यवहारिक सेट बनाए गए, जो 3 ग्रहों के लिए आंतरिक सज्जा के रूप में काम करते थे। कैलाडन के डिजाइन में वर्मैट ने ग्रह को उदासी की भावना देने की कोशिश की। वह चाहते थे कि कैलादान उनके ग्रह देश कनाडा में शरद ऋतु जैसा दिखे, क्योंकि उनका मानना था कि यह एक चक्र के अंत या एक नए चक्र की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने ग्रह की परिभाषित विशेषताओं के रूप में नाटकीय तटीय पर्वत श्रृंखलाओं और नॉर्वेजियन पाइन वाले जंगलों की पहचान की। 77 इस बीच कैलाडन के आंतरिक सेट मध्ययुगीन जापानी सौंदर्यशास्त्र से प्रेरित थे, विशेष रूप से पॉल के प्रशिक्षण कक्ष से, जिसमें जटिल स्क्रीन और विसरित प्रकाश व्यवस्था थी। प्रॉप सेट डेकोरेटर रिचर्ड रॉबर्ट्स द्वारा बनाए गए थे, जिसमें कस्टम निर्मित फर्नीचर, प्रकाश व्यवस्था, डेनमार्क में उत्पादित वस्त्र और प्राचीन दिखने के लिए डिजाइन की गई अन्य वस्तुएं शामिल थीं। 80 सैंडवर्म के मूल डिजाइन को प्रागैतिहासिक माना गया था, जो उनके मुंह में बेलन वाली वेल से प्रेरित था। 82 सैंडवर्म की त्वचा की बनावट पेड़ की छाल और मिट्टी के चपटे पर आधारित थी। वर्मैट ने रेत के कीड़ों के लिए उपयोग किए जाने वाले सेट डिजाइन बनाने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करते हुए कहा, यह एक ऐसा प्राणी था जिसे सम्मान मिलता था और इसे फ्रीमैन की दुनिया में लगभग एक देवता के रूप में देखा जाता है। इसलिए पहली बार आप इसका चित्रण देखते हैं भित्तिचित्र पर रेत के कीड़े के रूप में, इसके मुख से सूर्य निकलता हुआ दर्शाया गया है। 83 अराकीन का डिजाइन पुस्तक में अराकिस की जलवायु के वर्णन से प्रभावित था। वर्मैट ने इसे मानव जाति द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा निवास स्थान और एक औपनिवेशिक इकाई के रूप में एक प्रतिक्रिया जिसने मसाले के शोषण के लिए ग्रह पर कब्जा कर लिया कहा था। उन्होंने शहर के बुनियादी ढांचे को रेत के कीड़ों से बचाने के लिए रॉक बाउल आकार में डिजाइन किया और इमारतों को तेज हवा की गति से बचाने के लिए एक कोण पर बनाया। उसने उनकी दीवारें भी मोटी कर दी, क्योंकि इससे अंदरूनी हिस्सा ठंडा हो गया। टीम द्वितीय विश्व युद्ध के बंकरों, माया मंदिरों और ब्राजीलियाई आधुनिकतावाद से प्रेरित थी। चर्च की तुलना में फ्रीमैन के इतिहास और संस्कृति को पूरे निवास में विभिन्न भित्तिचित्रों के माध्यम से भी दर्शाया गए था। मुझे लगा कि शायद उन्होंने ग्रह के उपनिवेशीकरण की कहानी बताने वाले भित्तिचित्र बनाए होंगे, लेकिन वे संभवतः बनाए गए होंगे फ्रीमैन कलाकारों द्वारा। 22-7-9-8-3 एक व्यवहारिक सेट पर्यावरण प्रयोगशाला था जिसमें सरदाउका सैनिक हवा से उतरते हैं। गोलाकार गुंबद 20 फीट ऊंचा था, जिसकी तीलियां एक विशेष प्रकार के कपड़े से बनाई गई थीं, जो छाया का भ्रम पैदा करती थी और अभिनय के लिए उचित रोशनी प्रदान करती थीं। बुडापेस्ट के बारिश के मौसम के दौरान फिल्मांकन के दौरान कृषि नियंत्रित रेत को जमीन पर रखा गया था। 78 वेशभूषा फिल्म के लिए टीम द्वारा अराकिस, कैलाडन और गिडी प्राइम के 1000 से अधिक लुक डिजाइन किए गए थे। 84 फिल्म के लिए पोशाक डिजाइन जैकलिन वेस्ट और बॉब मॉर्गन द्वारा किया गया था। विलेन्यूवे ने वेस्ट को बताया कि वह चाहते थे कि पोशाकें इतिहास पर आधारित हों और फिल्म के दार्शनिक माहौल पर जोर दें,
साथ ही उन्हें विज्ञान कथा फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक भविष्यवादी विचारों से बचने का निर्देश दिया और दार्शनिक माहौल देने पर जोर दिया। फिल्म के लिए 85-86 वेस्ट ने पात्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया और विभिन्न घरों की पहचान के प्रतीकात्मक अनुरूपों के लिए अतीत की खोज की, जिससे उन्हें वेशभूषा के निर्माण में सहायता मिली। उनका डिज़ाइन मुख्य रूप से मध्य युग से प्रेरित था और उन्होंने कल्पना की थी कि यह भविष्य में कैसा दिखेगा। वेशभूषा को डिज़ाइन करने के उनके दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए मॉडिवल शब्द का उपयोग किया गया था। उन्होंने फ्रीमैन और फ्रांसीसी प्रतिरोध के बीच समानताएं पाईं और सरदौका को इस ब्रह्मांड के नाज़ी कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न चित्रकारों से प्रेरणा ली, जिनमें गियट्टो, फ्रांसिस्को गोया और कार्वागियो और ब्रिटिश कला इतिहासकार जॉन बजर शामिल हैं। उन्होंने बैलेंसियागा और बैडन और तुआरेग लोगों के फैशन से भी प्रेरणा ली। 85-84 स्पेसिंग गिल्ड एविग्नन पापेसी पर आधारित था, क्योंकि वेस्ट ने टेम्पलर्स के उत्पीड़न को हाउस एटराइड्स से जोड़ा था, यह मानते हुए कि हाउस एटराइड्स को सम्राट और उसके लोगों द्वारा धोखा दिया गया था। उन्होंने मध्यकालीन पोपों की संदर्भ तस्वीरों का इस्तेमाल किया और उनकी वेशभूषा डिज़ाइन करते समय इसे आधुनिक बनाया। 85 बेने गेसरिट जादूगरनी की पोशाकें टैरो कार्ड और शतरंज के मोहरों पर आधारित थीं, जबकि हरकोनेन के कवच को एक बग के खोल जैसा डिज़ाइन किया गया था, जिसमें संदर्भ के रूप में कीड़े, मकड़ियों, चींटियों, प्रार्थना करने वाले मंटिस और छिपकलियों के मध्ययुगीन चित्र वाली पुस्तकों का उपयोग किया गया था। 87 एटराइड्स की वेशभूषा का डिज़ाइन रोमानोव्स पर आधारित था, क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक साम्राज्य का अंत था और उन्होंने उनकी वेशभूषा को सादगी जो राजसी थी के रूप में वर्णित किया। 88 इस बीच उन्होंने फिल्म के पहले भाग में लेडी जेसिका की पोशाकों को क्रिस्टोबल बालेनियागा के कार्यों पर आधारित किया, जबकि अराकिस पर उतरते समय उन्होंने जो हल्दी टोन वाला गाउन पहना था वह मध्य पूर्वी कपड़ों और उत्तरी अफ्रीका में महिलाओं की पेंटिंग से प्रभावित था। 22-85 वेस्ट ने वेशभूषा की विविधता को और अधिक प्रेरित करने के लिए फ़ारेनहाइट 451 1966 के अलावा डेविड लीन की फिल्मों लॉरेंस ऑफ अरेबिया 1962 और डॉक्टर ज़िवागो 1965 का उपयोग किया। उन्होंने रोमन और ग्रीक पौराणिक कथाओं पर भी शोध किया, यह महसूस करते हुए कि यह हाउस एटराइड्स और हाउस हरकोनेन से जुड़ा है और इसे एक स्तर पर वास्तविक ग्रीक और रोमन त्रासदी के समान माना जाता है। जॉर्डन के फिल्मांकन स्थानों में रेत और चट्टानों के रंग से प्रेरित होकर उन्होंने फ्रीमैन के लिए धुंध को रेगिस्तानी रंगों में रंगा, क्योंकि उन्हें लगा कि यह लोगों के शरीर की गति और आकार को उजागर करता है। 84 स्टिलसूट का एक प्रोटोटाइप लॉस एंजल्स में आयनहेड स्टूडियो में वेस्ट और जोस फर्नांडीज द्वारा डिज़ाइन किया गया था। मॉर्गन ने फिर फर्नांडीज का प्रोटोटाइप लिया और ओरिगो स्टूडियो में एक हवाई जहाज हैंगर में एक कारखाना स्थापित किया, जहां 2 सप्ताह के भीतर अतिरिक्त सूट डिज़ाइन किए गए। उन्होंने पूरे यूरोप में कारीगरों को काम पर रखा, जिन्होंने सूट के लिए अवधारणा डिज़ाइन और 150 से अधिक व्यक्तिगत टुकड़े बनाए। जॉर्डन में फिल्मांकन के दौरान 250 से अधिक स्टिल सूट का उपयोग किया गया था। सूट इस तरह डिज़ाइन किए गए थे कि वे लचीले हों और अभिनेता के शरीर पर फिट हो सकें, साथ ही उपन्यास के अनुरूप भी रहें। उन्होंने एक्रेलिक फाइबर और झझरा कॉटन के माइक्रो सैंडविच बनाए, जो नमी को अवशोषित करते थे और अभिनेताओं को सूट के अंदर ठंडा रहने की अनुमति देते थे। अधिक लचीलेपन के लिए माइक्रो सैंडविच में ट्यूबिंग भी चलाई गई। जिपर और बटन का उपयोग नहीं किया जाता था क्योंकि उन्हें पुरातन समझा जाता था। 85-84-87 फिल्मांकन प्रिंसिपल फोटोग्राफी 18 मार्च 2019 को हंगरी के बुडापेस्ट में ओरिगो फिल्म स्टूडियो में शुरू हुई, जिसमें ग्रेग फ्रेजर सिनेमेटोग्राफर के रूप में कार्यरत थे। 30-36-89 फिल्म को आईमैक्स प्रारूप के लिए एक आईमैक्स प्रमाणित एरी अलेक्सा LF कैमरा और एक आईमैक्स प्रमाणित अलेक्सा मिनी LF प्रोटोटाइप के साथ शूट किया गया था, जो अल्ट्रा विस्टा में पैनविजन के बड़े प्रारूप लेंस से सुसज्जित था। H सीरीज लाइनअप
चुनिंदा दृश्यों में सभी आईमैक्स स्क्रीन पर पहलू अनुपात 1:90 तक खुला था और आईमैक्स के दोहरे लेजर प्रक्षेपण प्रणाली से सुसज्जित चुनिंदा आईमैक्स स्क्रीन पर 1.431 तक खुला था। तैयार फुटेज को 35 मिलीमीटर फिल्म स्टॉक में स्थानांतरित किया गया, फिर अधिक फिल्म जैसा लुक प्राप्त करने के लिए 4K पर वापस स्कैन किया गया। 90-91 अर्राकेन आक्रमण के कुछ हिस्सों, जैसे गुर्नी के शॉट्स, अतिरिक्त और व्यावहारिक विस्फोट, जो लगभग 5 किलोमीटर ऊंचे थे, बुडापेस्ट में बैकलॉट पर फिल्माए गए थे। 92 ऑर्निथॉप्टर्स के आंतरिक भाग को बुडापेस्ट के बाहर पहाड़ी चोटियों पर फिल्माया गया था, जिसमें 25 फुट ऊंचे और 360 डिग्री के रेत के रंग का रैंप एक बड़े जिम्बल के चारों ओर घूम रहा था, जिसे टीम ने डॉग कॉलर कहा था। इससे फ्रेजर को प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश के साथ फिल्म बनाने की अनुमति मिली, जो विलेन्यूवे चाहते थे। 93-94 फिल्मांकन वाडी रम जॉर्डन में भी हुआ, जो अराकिस के लिए 2 गुना हो गया। 369596 संयुक्त अरब अमीरात में लिवा ओएसिस ने भी अराकिस के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि के रूप में काम किया। शूटिंग 11 दिनों तक चली, जिसमें स्थानीय व्यवसायों, टूफो चावन के फ्रीलांसरों और 100 से अधिक लोगों की क्रू द्वारा सहायता की पेशकश की गई। 979899 संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टरों के फुटेज भी फिल्माए गए, जिसमें 6 उच्च रिजोल्यूशन कैमरे लगे हुए थे, जिनका उपयोग ऑर्निथॉप्टर्स के लिए संदर्भ फुटेज के रूप में किया गया था। 94,100 अबू धाबी में रब अल खली रेगिस्तान में गर्मी आश्रय के रूप में उपयोग किए जाने वाले रॉक संरचनाओं वाले फ्रेमेंस के दृश्य फिल्माए गए थे। 101 नॉर्वे के स्टैडलैंडेट में भी फिल्मांकन हुआ, जो कैलाडन ग्रह का 2 गुना था। 102 फिल्मांकन 26 जुलाई 2019 को पूरा हुआ। 103-104 अगस्त 2020 तक बुडापेस्ट में अतिरिक्त फिल्मांकन हुआ, जिससे फिल्म की तत्कालीन दिसंबर 2020 रिलीज की तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ। 105-106 दृश्य प्रभाव। दोस्तों पिछली जो मूवी देखने को मिली थी वो हमें देखने को मिली थी 3 सितंबर 2021 को तकरीबन वेनिस के अंदर, और साथ ही साथ इसे 22 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ किया गया था। टोटल मूवी की लेंथ की बात की जाए तो 125 मिनट इसकी लेंथ है। आगे इसके बारे में थोड़ी और जानकारी मैं आपको देता हूँ। 26 फरवरी 2019 को फनकॉम ने आगामी ड्यून फिल्मों से संबंधित गेम विकसित करने के लिए लीजेंडरी एंटरटेनमेंट के साथ एक विशेष साझेदारी में प्रवेश किया। 134 सितंबर 2020 में मैकफिलिन टॉयज ने फिल्म के पात्रों के आधार पर 7 इंच की आकृतियों की एक श्रृंखला शुरू की। 135 उसी समय बैरन हरकोनेन की 12 इंच की आकृति पेश की गई। 135 एक्शन आंकड़े दिसंबर 2020 में जारी किए गए थे। 136 एक आर्ट बुक द आर्ट एंड सोल ऑफ ड्यून 22 अक्टूबर 2021 को फिल्म के साथ जारी की गई थी। पुस्तक कार्यकारी निर्माता तान्या लापॉइंट द वारा लिखी गई थी और इसमें शामिल थे जिमर द्वारा रचित इसी नाम का एक साउंडट्रैक एल्बम। पुस्तक मानक और डीलक्स दोनों संस्करणों में उपलब्ध थी। 137 रिलीज नाटकीय और स्ट्रीमिंग। ड्यून मूल रूप से 20 नवंबर 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 18 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। 13835-139 फिर फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित कर दिया गया, इस बार 1 अक्टूबर तक। 2021 द बैटमैन के रिलीज डेट स्लॉट को ले रहा है, जहां इसे नाटकीय रूप से 3D में रिलीज किया गया था। 140 जून 2021 के अंत में वार्नर ब्रदर्स ने नो टाइम टू डाई के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए फिल्म की अमेरिकी रिलीज की तारीख को फिर से 3 सप्ताह बढ़ाकर 22 अक्टूबर 2021 कर दिया। 141 घरेलू उत्तर। अमेरिकी रिलीज की तारीख से 1 महीने पहले फिल्म को फ्रांस, इटली, स्वीडन और स्विट्जरलैंड सहित 15 सितंबर से शुरू होने वाले अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, जहां HBO मैक्स नहीं है, नाटकीय रूप से रिलीज होने का कार्यक्रम था। 142,143,144 संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज से 1 सप्ताह पहले
वार्नर ब्रदर्स ने घोषणा की कि HBO मैक्स पर फिल्म की उपलब्धता 21 अक्टूबर 2021 की शाम से शुरू होगी, जो रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए गुरुवार की शुरुआत में सामान्य नाटकीय प्रदर्शन से संबंधित है। शुक्रवार को हालांकि स्टूडियो अपने अधिकांश हाइब्रिड थिएट्रिकल HBO मैक्स रिलीज के लिए गुरुवार की शुरुआत में पूर्वावलोकन नहीं कर रहा था। दूसरा अपवाद द सुसाइड स्क्वाड है, जिसकी गुरुवार की शुरुआत में पूर्वावलोकन HBO मैक्स रिलीज के लिए भी यही रणनीति थी। 145 2021 वार्नर ब्रदर्स की सभी फिल्मों की तरह ड्यून को 1 महीने की अवधि के लिए HBO मैक्स पर एक साथ स्ट्रीम किया गया था। 146 इसके बाद फिल्म को सेवा से हटा दिया गया और सामान्य होम मीडिया रिलीज शेड्यूल का पालन किया गया। 146 147 ये प्रक्रिया वार्नर ब्रदर्स द्वारा वंडर वुमन 1984 2020 के लिए इस्तेमाल की गई प्रक्रिया के समान है। 148 कई प्रोडक्शन कंपनियों और निर्देशकों ने फैसले पर असंतोष व्यक्त किया, जिनमें विलेन्यूवे और लेजेंडरी एंटरटेनमेंट भी शामिल थे। 149 वैरायटी में प्रकाशित एक कॉलम में विलेन्यूवे ने लिखा, स्ट्रीमिंग से बढ़िया कंटेंट तैयार हो सकता है, लेकिन ड्यून के दायरे और पैमाने की फिल्में नहीं। वार्नर ब्रदर्स निर्णय का मतलब है कि ड्यून को व्यवहार्य होने के लिए वित्तीय रूप से प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा और पायरेसी अंततः जीत जाएगी। मेरी टीम और मैंने इसे एक अद्वितीय बड़े स्क्रीन अनुभव बनाने के लिए अपने जीवन के 3 साल से अधिक समर्पित कर दिए। हमारी फिल्म की छवि और ध्वनि को सिनेमाघरों में देखने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। 150 ड्यून का वर्ल्ड प्रीमियर 3 सितंबर 2021 को 78वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 151 152 इसे 11 सितंबर 2021 को ओंटारियो प्लेस सिनेस्फेयर में IMAX प्रीमियर स्क्रीनिंग के साथ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित किया गया था। 153,154 15 अक्टूबर 2021 को फिल्म के लंदन प्रीमियर में भाग लेने के बाद जेसन मोमोआ को COVID 19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। 155 156 17 अक्टूबर को फिल्म अपनी नियोजित US और HBO मैक्स रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक हो गई थी। 157 फिल्म 3 दिसंबर 2021 से शुरू होने वाले IMAX थिएटरों में सीमित नाटकीय प्रदर्शन के लिए लौट आई। 158 24 जनवरी 2024 को ड्यून पार्ट 2 अहेड के एक विशेष पूर्वावलोकन के साथ एक रात का IMAX शो भी पेश किया गया था। इसकी मार्च 2024 रिलीज। 159 होम मीडिया फिल्म को डिजिटल रूप से 3 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, जबकि फिल्म के ब्लू-रे, DVD और अल्ट्रा HD ब्लू-रे संस्करण 11 जनवरी 2022 को वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा रिलीज किए गए थे। 160 होम मीडिया पर रिलीज होने के बाद ड्यून संयुक्त ब्लू-रे और DVD बिक्री के साथ साथ समर्पित ब्लू-रे बिक्री चार्ट के लिए NPD वीडियोस्कैन फर्स्ट अलर्ट चार्ट पर पहले स्थान पर रहा। 161 द नंबर्स के अनुसार इसने पहले सप्ताह में $3.6 मिलियन में संयुक्त रूप से 215 375 ब्लू-रे और DVD इकाइयां बेचीं। 162 घोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ द्वारा विस्थापित होने से पहले इसने अगले 2 सप्ताह तक NPD समूह के दोनों चार्टों पर शीर्ष स्थान बरकरार रखा। 163 164 इसके अलावा ये रेडबॉक्स कियोस्क से 3 सप्ताह तक सबसे अधिक किराए पर लिया जाने वाला शीर्षक भी था। 165 166 NPD वीडियोस्कैन फर्स्ट अलर्ट चार्ट के अनुसार यह जनवरी महीने में सबसे अधिक बिकने वाली फिल्म थी। 167 स्वागत बॉक्स ऑफिस ड्यून ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $108.30 मिलियन और अन्य देशों में $293.70 मिलियन यानी दुनिया भर में कुल $402 मिलियन की कमाई की। 3162 डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि $300 मिलियन की कुल बॉक्स ऑफिस कमाई, उत्पादन और विपणन की संयुक्त लागत छवि दृष्टिकोण से कई लोगों को खुश कर देगी, भले ही ब्रेक इवन उससे बहुत उत्तर में हो। 168 अमेरिका और कनाडा में
फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 4,125 थिएटरों से $41 मिलियन की कमाई की। 169 अपने शुरुआती सप्ताहांत के अनुमानित $30.35 मिलियन के अनुमान को पार करते हुए और उच्चतम ओपनिंग के मामले में गॉडजिला बनाम कांग $31.60 मिलियन की शुरुआत को पीछे छोड़ दिया। महामारी के दौर में वार्नर ब्रदर्स के लिए सप्ताहांत 168-170 उस शुरुआती सप्ताहांत में $17.5 मिलियन पहले दिन की टिकट बिक्री से आए, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $5.1 मिलियन भी शामिल थे। ड्यून ने विलेन्यूवे के करियर की सर्वश्रेष्ठ शुरुआत भी की। 169 फिल्म अपने दूसरे सप्ताहांत में 62% गिरकर $15.5 मिलियन रह गई, हालांकि यह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। 171-172 अपने तीसरे सप्ताहांत में यह 51% गिरकर $7.6 मिलियन कमाया और इटर्नल्स द्वारा शीर्ष रैंक से विस्थापित कर दिया गया। 173 नवंबर 2021 को गॉडजिला बनाम कांग के बाद ड्यून अमेरिका और कनाडा में $100 मिलियन को पार करने वाली महामारी युग की दूसरी वार्नर ब्रदर्स फिल्म बन गई। 174 ये फिल्म 15 सितंबर 2021 को अमेरिका और कनाडा के बाहर 14 बाजारों में रिलीज हुई थी। इसने $37.90 मिलियन की कमाई की, जिसमें सबसे बड़े बाजार रूस और CIS $8.90 मिलियन, 175 फ्रांस $7.20 मिलियन, जर्मनी $4.40 मिलियन हैं, ताइवान $3.40 मिलियन, इटली $2.50 मिलियन और स्पेन $2.40 मिलियन। 176 अपने दूसरे सप्ताहांत में 32 देशों से अतिरिक्त $26.30 मिलियन जोड़ने के बाद फिल्म ने 10 दिनों में कुल $76.50 मिलियन की कमाई की। 177 चीन में वार्नर ब्रदर्स के अनुमान के अनुसार ड्यून ने सप्ताहांत में $21.60 मिलियन की कमाई की और देश के बॉक्स ऑफिस पर द बैटल एट लेक चांगजिन के बाद दूसरे स्थान पर रही। 178 अमेरिका और कनाडा के बाहर रिलीज के चौथे सप्ताह में फिल्म ने 75 देशों में $21.4 मिलियन कमाए, जो पिछले सप्ताहांत से 54% कम है। 179 चीन में भी यह 78% गिरकर लगभग $5 मिलियन पर आ गया और तीसरे स्थान पर आ गया। 180-181 फिल्म ने 2 नवंबर को $300 मिलियन का वैश्विक आंकड़ा पार कर लिया। 182 पांचवें सप्ताहांत के दौरान इसने $11.1 मिलियन की कमाई की, जो 52% की गिरावट है। 183 इसमें चीन के $2.1 मिलियन शामिल हैं, जहां ये गिरकर 5वें स्थान पर आ गया है। 184 2 दिसंबर को एक सप्ताह के लिए आईमैक्स पर लौटने के बाद फिल्म ने सप्ताहांत के दौरान अनुमानित $1.80 मिलियन की कमाई की, जो पिछले सप्ताहांत से 13% कम है, मुख्य रूप से आईमैक्स से लगभग $1 मिलियन की कमाई के कारण। ऑस्ट्रेलिया में इसने बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया और शुरुआती सप्ताहांत में $3.40 मिलियन की कमाई की। 185-400 मिलियन का वैश्विक आंकड़ा 14 फरवरी 2022 को पार कर गया, जिसमें अमेरिका और कनाडा के बाहर सबसे बड़े रन कुल देश चीन $39.50 मिलियन, फ्रांस $32.6 मिलियन, यूके $30 मिलियन, जर्मनी $22.50 मिलियन और रूस $21.30 मिलियन। 186 स्ट्रीमिंग दर्शकों की संख्या। सांबा टीवी के अनुसार रिलीज के पहले 3 दिनों के दौरान फिल्म को 1.9 मिलियन से अधिक अमेरिकी घरों में देखा गया। 187 जो रिलीज के पहले सप्ताह के भीतर बढ़कर 2.3 मिलियन हो गया। 188 रिलीज के पहले 30 दिनों के भीतर 3.9 मिलियन अमेरिकी परिवारों ने फिल्म देखी थी। 189 टीवी टाइम के अनुसार यह अपनी रिलीज के पहले से तीसरे सप्ताह तक लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म थी, 190 चौथे सप्ताह में छठे स्थान पर गिरने से पहले।
191 ये फिल्म अपनी उपलब्धता के अंतिम सप्ताह में टीवी टाइम के चार्ट पर तीसरे स्थान पर पहुंच गई। 192 147 सेवा के अनुसार ये 2021 की 9वीं सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली फिल्म थी। 193 20 मार्च तक फिल्म को अमेरिका में 5.3 मिलियन घरों में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें 8 फरवरी को ऑस्कर नामांकन की घोषणा के बाद से 996,000 शामिल थे। 194 पीवीओडी सेवाओं पर रिलीज होने के बाद ड्यून ने आईट्यून्स और वुडू चार्ट पर दूसरे स्थान पर शुरुआत की, जबकि गूगल प्ले पर 7वें स्थान पर रहा। 195 अगले सप्ताह ये गूगल प्ले पर अपनी रैंकिंग बरकरार रखते हुए आईट्यून्स पर 7वें और वुडू पर तीसरे स्थान पर गिर गया। 196 2 सप्ताह तक चार्ट से बाहर रहने के बाद इसे नए सिरे से रुचि मिली, क्योंकि यह आईट्यून्स पर 10वें स्थान पर, गूगल प्ले पर 7वें स्थान पर और वुडू पर 5वें स्थान पर पहुंच गया। 197 हालांकि अगले सप्ताह यह आईट्यून्स और गूगल प्ले चार्ट से फिर से बाहर हो गया, जबकि वुडू चार्ट पर 10वें स्थान पर गिर गया। 198 ये फिल्म 24-30 जनवरी 2022 के सप्ताह में रेडबॉक्स की डिजिटल सेवा पर सबसे अधिक बिकने वाली फिल्म थी। 165 यह उसी सप्ताह के दौरान आईट्यून्स पर भी शीर्ष रैंक वाली फिल्म थी। 199 अकादमी पुरस्कार नामांकन के बाद यह आईट्यून्स, गूगल प्ले और वुडू के शीर्ष 10 चार्ट में फिर से शामिल हो गया। 200 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 507 आलोचकों की समीक्षाओं में से 83% सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 7.6/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, ड्यून को कभी-कभी अपनी बोझिल स्रोत सामग्री के साथ संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वे मुद्दे इस दृश्य रोमांचकारी अनुकूलन के दायरे और महत्वाकांक्षा से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। 201 मेटाक्रिटिक ने 68 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 74 का भारित औसत स्कोर दिया। 202 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण में शामिल दर्शकों ने फिल्म को ए जोड़ से एफ पैमाने पर ए घटाव का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्ट ट्रैक के दर्शकों ने इसे 84% सकारात्मक स्कोर दिया, 5 में से 4.5 स्टार की औसत रेटिंग के साथ, और 66% कह रहे हैं कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 169 सितंबर 2021 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इसके प्रीमियर के बाद प्रारंभिक स्वागत आमतौर पर सकारात्मक था। इसकी महत्वाकांक्षा, कहानी, गुंजाइश, विश्व निर्माण, प्रदर्शन, विशेष रूप से चार्ल्मेट और फर्ग्यूसन के, और उत्पादन मूल्यों के लिए प्रशंसा प्राप्त हुई। हालांकि कुछ आलोचकों ने इस पर विचार किया। कहानी अधूरी और नीरस होना। इसके जारी होने के बाद भी इसके लेखन और दायरे की प्रशंसा की जाती रही, जबकि अन्य लोगों ने स्रोत सामग्री के रनटाइम, गति और अनुकूलन की आलोचना की। 203,204,205 एम्पायर के बेन ट्रेविस, द डेली टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन और द गार्जियन के जैन ब्रूक्स ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार रेटिंग दी। 206,207,208 ट्रेविस ने लेखन और निर्देशन की प्रशंसा की, यह महसूस करते हुए कि इससे विश्व निर्माण के तत्वों को ठीक से स्थापित करने में मदद मिली। उन्होंने फ्रेजर की सिनेमेटोग्राफी और जिमर के स्कोर की भी सराहना की, फिल्म को क्रिस्टोफर नोलन मोल्ड में ब्लॉकबस्टर फिल्म निर्माण कहा, और चार्ल्मेट और फर्ग्यूसन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि भावनात्मक तार उन पर बहुत प्रभावशाली नहीं थे। 206 ब्रूक्स इस भावना से सहमत थे कि यह एक उच्च गुणवत्ता वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, और उन्होंने विश्व निर्माण, कलाकारों की टुकड़ी और सेट के टुकड़ों को सकारात्मक तत्वों के रूप में उद्धृत करते हुए इसे मल्टीप्लेक्स और आर्ट हाउस को जोड़ने वाली लापता कड़ी पाया। 208 कोलिंस ने भी लेखन और चार्ल्मेट और फर्ग्यूसन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उनका मानना है कि प्रदर्शनी अच्छी तरह से लिखी गई थी। हालांकि उन्होंने प्रोडक्शन डिजाइन और सैंडवम पर प्रकाश डाला। बाद वा ले को खतरनाक रूप से विदेशी लेकिन आकर्षक, यहाँ तक कि व्यसनी कहा, और टिप्पणी की सेट प्राचीन खंडहरों की उजाड़ भव्यता के साथ बजते हैं। 207
एक सकारात्मक लेकिन अधिक आलोचनात्मक समीक्षा में लॉस एंजल्स टाइम्स के जस्टिन चांग ने महसूस किया कि फिल्म ने उपन्यास के विषयगत तत्वों का अच्छी तरह से उपयोग किया है और दृश्य सौंदर्य को मोनोक्रोमैटिक के रूप में लेबल करने के बावजूद उत्पादन मूल्यों की भी सराहना की। चांग ने आगे कहानी में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने और एक्शन दृश्यों की प्रत्याशा के संबंध में तनाव के लिए कथानक की प्रशंसा की, जो उनके अनुसार अच्छी तरह से निर्देशित थे। हालांकि उन्हें अचानक असंतोषजनक अंत पसंद नहीं आया और वे चाहते थे कि वह लैन्युवे की शैली डेविड लिंच की शैली के साथ संरेखित हो, जिसे वे ज्वरयुक्त पुष्टिया कल्पना मानते थे। 209 एंटरटेनमेंट वीकली के लिया ग्रीनब्लाट, जिन्होंने फिल्म को बी ग्रेड दिया, ने लिखा कि ड्यून में बहुत कम प्रदर्शन था और उन्होंने विश्व निर्माण और दृश्य सौंदर्य की भी सराहना की। हालांकि उसने चुटकुलों की सराहना नहीं की और महसूस किया कि स्क्रिप्ट धीरे धीरे समायोजित हो गई और जल्द ही एक प्रकार की गंभीर भव्यता में बस गई। चालमैट और इसहाक के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया। 210 न्यूयॉर्क टाइम्स के मन हलाडागिस ने भी उत्पादन मूल्यों और विश्व निर्माण की प्रशंसा की और कहा कि प्रदर्शन और गति बाद को स्थापित करने के लिए उपयुक्त थी। हालांकि जबकि उन्हें लगा कि विलेन्युवे ने स्रोत सामग्री के प्रति वफादार रहने का प्रयास किया है, उन्होंने ये भी कहा कि विलेन्युवे समकालीन फिल्म उद्योग की मांगों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। उनके प्रमुख मुद्दे अंत के साथ भी थे और वह इसे एक घातक आरोप का नेतृत्व करने वाला श्वेत व्यक्ति मानती थीं, हालांकि उन्होंने इसे एक श्वेत उद्धारकर्ता कथा का लेबल देने से परहेज किया। 211 वैरायटी में समीक्षक ओवन ग्लीबरमैन की समीक्षा अधिक नकारात्मक थी। उन्होंने विश्व निर्माण पर फिल्म के व्यापक फोकस की सराहना की, लेकिन महसूस किया कि इसने कहानी कहने को भी कमजोर कर दिया है। उन्होंने ड्यून पार्ट ISIC का शीर्षक अभिमानपूर्ण पाया, इसे अन्य फिल्म फ्रेंचाइजी द्वारा भविष्य की किस्तों का विज्ञापन करने के तरीके के अनुरूप माना गया। ग्लीबरमैन ने महसूस किया कि सैंडवॉर्म और ऑर्निथोप्टर दृश्यों सहित फिल्म के चश्मे ने उन्हें कहानी से अलग कर दिया है। उन्होंने कहा, जैसे जैसे फिल्म में रकीबें खत्म होने लगती हैं, यह आकर्षक और अनाकार हो जाती है। 212 द रैप के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए स्टीव पॉन्ड ने कहा कि फिल्म का गहरा स्वर लगातार बना हुआ था और उत्पादन डिजाइन और दायरे को सकारात्मक तत्वों के रूप में उद्धृत किया। पॉन्ड ने अराकिस पर एक्शन दृश्यों का आनंद लिया और सराहना की कि विलेन्युवे को कहानी के रहस्यमय तत्वों को दिखाने के तरीके में कुछ गहरी कविता मिलती है। हालांकि वह फिल्म के गहरे स्वर पर मिश्रित थे, उन्होंने इसे अपनी पिछली फिल्मों से एक तानवाला विचलन के रूप में मान, लेकिन साथ ही इसे विशाल मनोदशा का टुकड़ा जो अपनी गहरी सुंदरता में प्राणपोषक हो सकता है की भी अनुमति दी। 213 कुछ टिप्पणीकारों, विशेष रूप से शिक्षाविदों ने उपन्यास को प्रभावित करने वाले अरब और इस्लामी तत्वों की उपेक्षा और विनियोजन के लिए फिल्म की आलोचना की, जबकि मध्य पूर्वी या उत्तरी अफ्रीकी MENA अभिनेताओं की कास्टिंग की कमी पर भी ध्यान दिया। 47 मुस्लिम अमेरिकन कास्टिंग की संस्थापक सेरेना रसूल ने मेना अभिनेताओं की कमी को मिटाना कहा और अधिक मेना प्रतिनिधित्व चाहती थीं। हालांकि उन्होंने कलाकारों की विविधता को भी स्वीकार किया और फिल्म को ओरिएंटलिस्ट होने का लेबल नहीं दिया। 214 दूसरी ओर PhD प्रिंसटन विश्वविद्यालय में इतिहास के छात्र हारिस दुर्रारी ने फिल्म को ओरिएंटलिस्ट माना क्योंकि उनका मानना था कि इसने अरब प्रभावों को विदेशी सौंदर्यशास्त्र और व्यापक अमूर्तता तक कम कर दिया है। 215 इस बीच बकनेल विश्वविद्यालय में इस्लामिक अध्ययन के सहायक प्रोफेसर अली कजूरावरी मेना अभिनेताओं की कमी के कारण नकारात्मक रूढ़िवादिता के अनजाने सुदृढ़ीकरण और उपन्यास में शामिल सांस्कृतिक तत्वों के गलत इस्तेमाल से चिंतित थे। 216 तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने इस मूवी के बारे में आपको बता दी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।